Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about measurement of length and motion. There are many ancient methods to measure distance like handspan, cubit, foot. पहले के टाइम पे ना नापने के लिए हमारे पास इंची टेप स्केल वगैरह नहीं होता था। लोग अपने हाथों से या इस जगह से या कुछ ऐसे करके चीज़ों को नापते थे या अपने कदमों से। बट ये सब चीज़ें ना एक्यूरेट नहीं होती थी। क्योंकि सबके हाथ पैर का साइज अलग अलग होता है, किसी के हाथ छोटे, किसी के बड़े, किसी के नॉर्मल होते हैं ऐसे, किसी के पैर छोटे, किसी के बड़े। तो एक प्रॉपर साइज नहीं पता लग पाता था। कई बार जो हमारा नाप है वो ऊपर नीचे हो जाता था। इसीलिए हमें जरूरत थी कि हम मेजरमेंट की एक प्रॉपर यूनिट निकालें। नीड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी नापने के लिए। Measurement of anything is very important, such as tailor would be required exact to stitch cloth. अब एक टेलर हो, उसको आपकी प्रॉपर पूरी बॉडी का प्रॉपर मेजरमेंट पता होना चाहिए, तभी तो वो आपकी फिटिंग के अच्छे से कपड़े सिल पाएगा। अब वो नाप कैसे लेगा? इंची टेप से ही तो लेगा। इसलिए इन चीज़ों का आविष्कार हुआ जिससे प्रॉपर मेजरमेंट आए। व्हेन वी बाय अ शू, अब जब हम शू लेते हैं तो भी हम शॉपकीपर को अपना क्या बताते हैं? शू साइज बताते हैं कि हमारा 4 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो हमें शूज देता है। अब जो हमारे घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो भी क्या बनते हैं? हमारी हाइट के अकॉर्डिंग बनते हैं कि ज्यादा लंबे हैं तो डोर भी बड़े बड़े होने चाहिए, अगर नॉर्मल हाइट है तो डोर की हाइट भी उतनी ही होनी चाहिए। साइज ऑफ शू हाइट विद ऑल डील्स विद मेजर, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? मेजर पे और डिस्टेंस पे। सपोज वी वांट टू नो डिस्टेंस, अगर हमें घर से कहीं दूर जाना है, बाजार जाना है, स्कूल जाना है या कहीं बाहर सिटी के घूमने जाना है, तो हमें उसकी दूरी पता होनी चाहिए कि हमें कितने किलोमीटर जाना है। उस हिसाब से हम सवारी लेते हैं। जैसे हमें स्कूल जाना हो तो हम नॉर्मली साइकिल पे जा सकते हैं, स्कूटी पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पहाड़ों पे घूमने जाना है तो उसके लिए या तो हमें बस पे जाना पड़ेगा या ट्रेन पे जाना पड़ेगा या अपनी कार से जाना पड़ेगा या ट्रैवलर की कार पे जाना पड़ेगा। तो ये सब इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हिस्ट्री ऑफ लेंथ ऑफ मेजर। अब देखिए, पहले के समय लोग क्या करते थे? अपने हाथ पैरों को, उंगलियों को, इन सब से क्या करते थे? चीजों को नापते थे। पर इनसे जो उनका नाप है वो एक्यूरेट नहीं आता था। जैसे हैंड स्पैन, जैसे मैं आपको यहाँ की लेंथ बताऊं, 1, 2, 3, 4, अगर मैं ऐसे करूं तो आपको इनकी लेंथ पता चलेगी कि ये बोर्ड कितना चौड़ा है। या मैं अगर ऐसे करके नापूं, एक, यहाँ टिक लगा दूं, यहाँ से नापूं दो, यहाँ लगा दूं और यहाँ पे मेरा हाथ आधा ही गया, तो ये क्या है? एक्यूरेट नहीं है। अब मेरा हाथ इतना है तो मैं इतना नाप के आपको बता रही हूँ, 2.5 हाथ। लेकिन अगर कोई मेरे से लंबा या छोटा इंसान इसे नापेगा तो इसकी लेंथ कम या ज्यादा हो जाएगी, तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा। ये होता है हमारा हैंड स्पैन, ये होता है हमारा क्यूबिट फुट का, और ये स्ट्राइड यानी कितने कदम में आपने उस दूरी को तय किया। पर ये मेजरमेंट सही नहीं होते। ये हो गया हैंड स्पैन, ये आपका क्यूबिट, और ये आपका लेंथ नापना कि 1 मीटर, 2 मीटर। कई बार मम्मियाँ ऐसे कपड़े नापती है ना, कितने मीटर है, पर ये एक्यूरेट नहीं होता। हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ थंब, हैंड स्पैन यानी टिप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लिटिल फिंगर तक की, जिसको हम स्ट्रेच करते हैं, ये आपका हैंड स्पैन हो गया। हैंड स्पैन इज डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ थंब, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। क्यूबिट हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फोर्थ थंब होगी आपकी स्ट्रेच ऑफ आर्म, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। क्यूबिट इज डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ मिडिल फिंगर। फिजिकल क्वांटिटी, अब ये सब जारी, जो हम चीजें नाप रहे हैं ये भी क्या हो सकती हैं? हमारी बॉडी छोटी या बड़ी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें भी छोटी बड़ी हो सकती हैं। इसीलिए मेजरमेंट इज कंपैरिजन टू अननोन क्वांटिटी, टू नो अ फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। The determines the number of time physical quantity is related its units. The unit is used as standard of measurement. मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट यानी हर चीज आपको एक्यूरेट पता चलेगी। स्टैंडर्ड यूनिट आर दोज हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी फिक्स वैल्यू है, जो डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन आप नापेंगे तो अलग नहीं होगी, क्योंकि आपने इंची टेप या स्केल से नापा है। स्केल से नापे तो क्या होगा? वो सेम आएगी। लेकिन अगर आप किसी के हाथ से या क्यूबिट से नापेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी।
फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट वी नीड स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमें अपनी बॉडी का वेट लेना है, कोई डिस्टेंस लेना है, तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करना पड़ेगा। अ स्टैंडर्ड यूनिट मेजर दैट हैज डेफिनेट कन्वीनियंट क्वांटिटी, जिससे आपको उस चीज की डेफिनेट साइज पता चलेगा, शेप पता चलेगा और डिस्टेंस पता चलेगा। In 1960 we recommended that common system called International System of Unit यानी SI यूनिट, जो की थी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हमारी डिस्टेंस की थी और हमारी मेजरमेंट की, जिससे बिल्कुल एक्यूरेट चीजों को आप नाप सकते थे। अंडर दिस सिस्टम यूनिट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फंडामेंटल यूनिट्स देखिए, लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर होती है, इसे हम एम से करते हैं। मास की किलोग्राम से होती है, केजी से। टाइम की सेकंड यानी एस से। टेम्परेचर की केल्विन से यानी के से। सबकी यूनिट्स को क्या क्या चीजें, उनकी लेंथ क्वांटिटी है और क्या उसकी यूनिट है और क्या उसके सिंबल है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। अदर कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ आर किलोमीटर, इंच, मिलीमीटर। अब जो लेंथ की अदर यूनिट्स है वो किलोमीटर भी हो सकती है। जब बहुत लंबी दूरी नापनी है तो आप किलोमीटर में नापेंगे, छोटी सी नापनी है तो इंच में, बहुत छोटी नापनी है तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नापेंगे। अब derived units, the units which are derived with of these fundamental units are called derived units. From example, area or volume is derived from length. अगर आपको area और length निकालना है तो आप क्या करेंगे? area of square is equal to side into side. Side into side यानी length into length. आप length को दोनों को multiply कर देंगे, तो the unit of area of square unit उसकी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई आप तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ कैसे नापी? लेंथ इज मेजर्ड एज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की दूरी क्या हो गई? उसकी लेंथ हो गई। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर। मीटर में नापते हैं आप लेंथ को। द मेजर्ड वैल्यू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। numerical value of unit measured is used. The length of table 5 meter means a meter in length is repeated 5 times. अगर आपको किसी टेबल की लेंथ निकालनी है जो 5 मीटर है तो उसको आपको 5 गुना और करना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहां से देखते हैं, मिलीग्राम है तो इसमें इंटू 10 कर दें, सेंटीग्राम है तो इंटू 10 कर दें, डेकाग्राम है तो इंटू 10 कर दें, ग्राम हो जाएगा। फिर उसमें इंटू 10 कर दें, डेकाग्राम हो जाएगा। फिर उसमें इंटू 10 कर दें, हेक्टोग्राम हो जाएगा। फिर इंटू 10 कर देंगे तो आपका किलोग्राम हो जाएगा। यानी 10-10 टाइम आप उसको ईच यूनिट को, ईच मैट्रिक यूनिट क्या है 10 टाइम्स बिगर, यानी 10 गुना आपकी यूनिट जो है वो आगे बढ़ जाएगी। अब मैट्रिक यूनिट उसी का क्या होगा? उसको क्या करना हो? स्मॉल करना हो तो आप उसी को 10 से डिवाइड कर देंगे। किलोग्राम को करेंगे 10 से डिवाइड तो हेक्टोग्राम, फिर हेक्टोग्राम को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेकाग्राम, डेकाग्राम को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम, फिर ग्राम को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसीग्राम, फिर डेसीग्राम को 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीग्राम, और फिर सेंटीग्राम को 10 से डिवाइड करेंगे फिर मिलीग्राम। अगर तो आपको बड़ी यूनिट चाहिए तो आप इनमें 10 का मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे, और अगर आपको स्मॉलर यूनिट चाहिए तो आप इनको 10 से डिवाइड करते जाएंगे। वी यूज मीटर रॉड और लॉन्ग टेप टू मेजर डिस्टेंस। अब लंबी दूरी को नापने के लिए हम या तो स्केल का या इंची टेप का यूज करते हैं। जैसे कोई टेबल नापना हो, क्लॉथ, कोई कपड़ा, रूम या कोई दीवार नापनी हो। इसमें देखिए 1 से लेके 2 यानी ये 1 सेंटीमीटर हो गया, इतना गैप। यहाँ से 2 और ये 3, ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 हो गया, ये 5, ये 6। यहाँ से नापेंगे तो ये 5, ये 6, ये सेंटी, और इसके बीच में जो और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्या हो गए आपके सेंटीमीटर्स के छोटे यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी, जिसमें ज्यादा ब्रॉड मार्क्स हैं, ये आपके हो गए इंचेस, यानी कितने इंच है। छोटे वाले हो गए आपके सेंटीमीटर्स और ज्यादा गैप वाले हो गए आपके इंचेस। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ लेंथ फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज को नापना हो तो आप क्या करेंगे? फंडामेंटल यूनिट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो चीजों के बीच की आपकी दूरी नापनी है, दो शहरों के बीच की,
तो आप उसे किलोमीटर में नापेंगे। टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज, अगर आपको छोटी चीजें नापनी है तो सब मल्टीपल चीजों का यूज करेंगे फंडामेंटल्स यूनिट का। जैसे लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स, तो आप इसे आप सेंटीमीटर में नापेंगे या इंच में नाप लेंगे। देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। ये हो गई फंडामेंटल यूनिट। और सब मल्टीपल कैन कौन सी होती हैं? 1 किलोमीटर बराबर होती है 1000 मीटर के, 1 मीटर होती है 100 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर होती है 10 मिलीमीटर के, 1 मीटर होती है 10 डेसीमीटर के, 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर के। A simple way to remember the conversion table: किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ये सब क्या है? छोटी होती चली गई है। छोटी, ये उससे 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 छोटी, सब क्या होती गई? छोटी होती गई। कैसे? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मल्टीपल बाय ईच, 10 से गुणा करते जा रहे हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अगर तो हम इधर से इधर आ रहे हैं तो हम इंटू करेंगे, और इधर से उधर जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग लेंथ, अब आप लेंथ को नापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं देखिए। देयर आर मेनली इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लेंथ लाइक रूलर यानी स्केल, मेजरिंग टेप यानी आपकी इंची टेप। द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज डिपेंड ऑन वर्क, अब आप कौन सा किस चीज को नाप रहे हैं और क्या आपको नापना है, ये उस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किससे नापेंगे। अगर तो छोटी चीज है तो आप उसे स्केल से भी नाप सकते हैं, अगर तो बड़ी चीज है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? बड़ी चीज चाहिए नापने के लिए। जैसे स्मॉल लेंथ को नापना है ज्योमेट्री बॉक्स को, तो 15-15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसके लिए आप इसे स्केल से भी नाप सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी की टेलर को अगर किसी की बॉडी की फिटिंग लेनी है तो उसके लिए उसे मेजरिंग टेप यानी इंची टेप की जरूरत पड़ेगी। वी कैन मेजर वेरी स्मॉल लेंथ बाय यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, अगर तो आपको बहुत छोटी चीज नापनी है तो इसके लिए एक वर्नियर क्लिपर रूलर आता है, जिससे आप बहुत छोटी चीज नापते हैं। जैसे किसी पेज को, आपको पेज की गहराई नापनी हो कि आपको उसे कहाँ तक फिक्स करना है, तो इसका यूज करेंगे। द डिटेल्स अबाउट मेथड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस, अब इसे आप कैसे नापते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, इसका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि बहुत छोटी चीज की दूरी नापनी हो तो आप इसका यूज करते हैं। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स रूलर। फिर आती है यूजिंग मीटर स्केल टू मेजर लेंथ करेक्टली, किस तरह से आप नापेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट एंड मेजर द डन करेक्टली, अब जो चीज आप नाप रहे हैं उसके नाप बिल्कुल सही लिया है, ये बहुत जरूरी है। देयर आर 3 पॉसिबल एरर्स, क्या पॉसिबल एरर है? प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्केल, कि आपने स्केल सही रखा है या नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो भी आपकी जो आप लंबाई उसकी नापना चाहते हैं वो सही नहीं आएगी। इफ द स्केल इज नॉट is exactly along the length being measured, the wrong reading will be obtained, अगर आपने उसे सही नहीं रखा तो आपकी जो रीडिंग है वो गलत आएगी। इन स्केल इज डैमेज फ्रॉम जीरो मार्क, अगर आपके स्केल के किनारे टूटे हुए हैं तो भी गलत आएगी। So in order to measure the length of object, we usually do not start from zero of the scale. इन सच केसेस वी शुड यूज ओनली फुल मार्क स्केल, इसीलिए हमें किसी चीज को एक्यूरेट नापने के लिए स्केल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक होना चाहिए, ना तो उसका जीरो मिटा होना चाहिए, ना किनारों से टूटा हुआ होना चाहिए। जैसे देखिए, मेजरिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 सेंटीमीटर, एक कोम की लेंथ मेजर करके आप यहाँ लिखेंगे। स्क्रू ड्राइवर, पेंसिल, पेंट ब्रश, पैन, नीडल, टूथपेस्ट और ब्रश, यहाँ पे आप इनकी लेंथ नाप के रखेंगे स्केल से कि ये कितने कितने सेंटीमीटर है। The reading of full marks from reading of the other end. For example, the length of block is 9 minus 1 is 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपने इसकी लेंथ नापी बॉक्स की, ये आई आपकी 10 से लेके 15, यानी 1 1 2 3 4 5, यानी हम देखें तो 5 सेंटीमीटर। अगर जिस अकॉर्डिंग स्केल रखा हुआ है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने स्केल यहाँ पे उल्टा रखा है, ये यहाँ पे 1 से रखा होना चाहिए था। मेजरिंग स्मॉल थिकनेस कैसे नापेंगे? टू मेजर थिकनेस ऑफ पेजेस ऑफ योर बुक, टू मेजर थिकनेस ऑफ पॉइंट
पॉइंट की थिकनेस, ये भी आप स्केल से इजीली नाप रख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे आप, मेजर द टोटल थिकनेस ऑफ दीज पेजेस विद स्केल, काउंट द टोटल पेजेस ऑफ बुक। बुक के टोटल पेजेस को आप काउंट करेंगे कितने हैं आपके, फिर टोटल थिकनेस ऑफ बुक, स्केल से इसकी थिकनेस नापेंगे, नहीं यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी मोटी है, 4 सेंटीमीटर होगी। फिर आप क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ वन पेज, टोटल थिकनेस ऑफ बुक कितनी थी आपकी 400, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पेज थे आपके 400, तो टोटल थिकनेस थी आपकी 4 सेंटीमीटर और पेजेस थे आपके 400। आप इसे कट करके डिवाइड कर देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर एक पेज की आपकी क्या आ जाएगी, मोटाई आ जाएगी, कि एक पेज आपका कितना थिक है। अब सेंटीमीटर में आएगा तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा कि एक पेज की थिकनेस कितनी है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, अब आपको एक कर्व लाइन को नापना हो तो आप क्या करेंगे, कर्व लाइन यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन को नापने के लिए आपको हमेशा एक थ्रेड का यूज करना चाहिए। इसको आपको नापना हो तो आप क्या करोगे, स्केल से तो नहीं नाप सकते क्योंकि इसमें मोड़ है। अब आप स्केल रखोगे तो स्केल तो सीधी लंबाई बताएगा, इसके जो मोड़ है उनकी लंबाई कौन बताएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक धागे को लेंगे, धागे को इसकी एक एंड से लेके इसके साथ साथ बिल्कुल पास पास सटाते हुए रखते जाएंगे, ठीक है। धागे को सटा के रख दिया आपने किसी भी टेढ़ी मेढ़ी रॉड से जिसकी आपने लंबाई नापनी है, रॉड या कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज, धागे से आपने इसको 1 पॉइंट से यहाँ तक इसके सेम इसी शेप में रख लिया। फिर आपने क्या किया, धागा लिया, उसको अपने स्केल या मीटर पे सीधा कर लिया, तो इससे आपकी इसकी प्रॉपर लेंथ निकल आएगी। कर्व लेंथ को आप इस तरह से नाप सकते हैं। धागा उसके बिल्कुल साथ साथ लगा के रखते जाइए, फिर धागे को वहां से उतना कट कर लीजिए जितना वो है, फिर उसको धागे को सीधा करके आप स्केल से नाप सकते हैं। टू फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व लाइन बिल्कुल वही है जैसा कि मैंने आपको बताया है। ड्रॉ अ कर्व लाइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, या तो आप कर्व लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं पीस ऑफ पेपर पे, या आप थ्रेड से भी उसको नाप सकते हैं। फिर आता है हमारा रेस्ट एंड मोशन। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती तो वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। इफ ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो वो क्या है, मोशन में है यानी गति में है। जैसे हम चल रहे हैं, वी कैन चेंज पोजीशन, तो हम रेस्ट पोजीशन में नहीं है। व्हेन वी मूविंग सिट ऑन बस, हम बस में बैठे हुए हैं तो क्या है, हम मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो क्या है, हम मूविंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड, हम उस चीज के साथ गति में है जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं। Types of motion, the movement of all objects of not same, जो मूवमेंट है वो सबकी सेम नहीं होती। सब ऑब्जेक्ट मूव वेरी फास्ट, कुछ की बहुत ज्यादा तेजी होती है, कुछ धीरे होते हैं, जैसे कार, बस, एरोप्लेन, ये सब क्या है, वेरी फास्ट। मूवमेंट ऑफ सन, स्काई, ये क्या है, वेरी स्लो मूवमेंट, जैसे घड़ी की मूवमेंट जो बहुत स्लो है। पहला है मोशन, मोशन कैन बी ऑफ मैनी टाइम्स। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, क्या है, जैसे द मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन गिवन टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी, यानी जितना समय दिया गया उसमें उस दूरी को तय करना क्या कहलाता है, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मूविंग कार, स्लाइडिंग बॉल ऑफ स्लोप, मैन वॉकिंग ऑन रोड, ये सब क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो भी दो तरह के होते हैं, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो होगा रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे ट्रेन का चलना, किसी बस का चलना, रेस में दौड़ना, ये क्या है आपके रेक्टिलिनियर मोशन। फिर आता है कर्व, मूव अलोंग द कर्व पाथ मोशन, जैसे आपका रास्ता है उसके अकॉर्डिंग आप घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन वॉकिंग ऑन कर्व रोड, कोई है जो कर्व रोड पे, या बोल सकते हैं किसी पार्क में चक्कर लगा रहा है। पेंसिल वाइल ड्राइंग ऑफ सर्कल, अगर आप पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ कर ले तो यह आपका क्या है, कर्विलिनियर मोशन। फिर आता है रैंडम मोशन, यानी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जो है इधर उधर भागना, ये क्या है, एक तरह का रैंडम मोशन। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ फुटबॉल प्लेइंग ऑन फील्ड, कोई कहीं से मारता है कोई कहीं से मारता है, तो ये क्या हो गया, रैंडम मोशन। स्प्लिटिंग ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ एन एंड, चींटी भी कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, बटरफ्लाई भी कहीं भी इधर उधर उड़ जाती है। फिर आता है सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट, यानी फिक्स पॉइंट पे ये ऐसे ही गोल 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 घूमी जा रही है, तो ये क्या हो गया आपका सर्कुलर मोशन।
द बॉडी इज सेड टू बी रिवॉल्व, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या है? हमारी अर्थ जो हमारे सूरज के चारों ओर गोल 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 घूमती ही जा रही है। When a body undergoes translatory motion in such way that its part cover different distance in given time, it's said to have rotatory motion. If blade of fan, spinning of top, ये सब क्या होंगे? रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल होंगे। फिर आता है हमारा पीरियोडिक मोशन। When the same motion repeat itself equal interval, यानी इक्वल इंटरवल यानी कुछ समय बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी ये चीज जो यहाँ हुई वो यहाँ दोबारा हुई, तो ये क्या हो गया? पीरियोडिक। एक समय के बाद वो अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अब जो चीज ये यहाँ हुई वो एक इंटरवल के बाद यहाँ होगी, तो ये क्या हो गया हमारा? पीरियोडिक मोशन, यानी अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, दोबारा कर रहा है। जैसे ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम, ये भी क्या है? हमारा पीरियोडिक मोशन। यानी हमने एक पेंडुलम यहाँ लटकाया, इसको हमने धक्का मारा, ये यहाँ गया, फिर यहाँ से ये यहाँ आया, फिर यहाँ से ये दोबारा यहाँ गया, तो ये भी क्या है? आपका पीरियोडिक मोशन। इधर से उधर, उधर से इधर, ये अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। ये हो गया आपका पीरियोडिक मोशन। सम ऑब्जेक्ट शो मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, कुछ जो है एक ही मोशन को बार बार रिपीट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन और रेवोल्यूशन। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और चांद हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये क्या हो गया हमारा? रेवोल्यूशन और रोटेशन। विद रेवोल्यूशन अर्थ मूव्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर ही घूमती रहती है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। सो द अर्थ शो टू टाइप्स मोशन, तो अर्थ ने दो टाइप के मोशन पूरे किए, एक सर्कुलर और एक रोटेशनल। एक सर्कुलर और एक रोटेशनल। एक तो वो खुद भी घूम रही है और सूरज के चारों ओर भी घूम रही है। एट द सेम टाइम इट रिपीट्स मोशन, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, so the motion is also termed as periodic motion। इसके मोशन को ये बार बार रिपीट करती है, बार बार कर रही है, लगातार घूमती जा रही है, तो इसे पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। स्पिनिंग ऑफ टॉप यानी लट्टू का घूमना, ये भी क्या है? कर्वीलिनियर मोशन। फिर आता है नॉन पीरियोडिक मोशन। एनी टाइप ऑफ मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, जो अपने आप को रिपीट नहीं करता, वो क्या कहलाता है? नॉन पीरियोडिक मोशन। जैसे मूविंग ऑन अ कार, रोड, चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ पार्क आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पेंडुलम वाला, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ये क्या हो गया? एक फिक्स पॉइंट पर रहेगा लेकिन मूव करता रहेगा। जैसे हमारी घड़ी की सुइयां फिक्स पॉइंट पर होती हैं लेकिन घूमती रहती हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? पीरियोडिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ऑफ स्विंग यानी एक झूले का, ये भी क्या हो गया? झूलना, हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन। Sometimes the whole object does not show to and fro motion, but the parts shown this motion such as terms vibratory motion when string on guitar। कई बार हमें चीजें कुछ हिलती डुलती दिखाई नहीं देती लेकिन मोशन होती है, जैसे हम गिटार बजाते हैं तो उसकी तारों में वाइब्रेशन होती है। ओनली द स्ट्रिंग शोड टू एंड फ्रो फंक्शन, जैसे हमने उसको हिलाया वैसे ही हमें साउंड आने लगी, तो ये क्या हो गया? वाइब्रेटरी मोशन। अब जो ये मोशन है, ड्यूरिंग द मोशन a change in shape and size takes place, all musical instruments show the this motion। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेटरी मोशन को शो करते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला है यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ particles or a body said to be uniform motion, it's along a straight line and cover equal distance in equal interval। एक ही डिस्टेंस कवर करते हैं एक ही टाइम में। Look at the picture given below in the train is covering equal distance in equal interval of time, so train is said to be uniform motion। यानी एक ही बोल सकते हैं, एक ही दिशा में एक ही दूरी यानी एक समान दूरी, हम स्ट्रेट लाइन में एक ही स्ट्रेट आपने दूरी तय करी इक्वल इंटरवल में यानी समान समय में। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, it is covered unequal distance in equal interval of time and covers equal distance in unequal times of interval of time।
For example, motion of a scooter or motion of a car on crowded road. अब भीड़ वाली जगह पे क्या होगा? जहाँ तो जगह खाली होगी वहां जितने समय में जो समय दिया गया है ट्रेन वहां पहुंचेगी, क्योंकि ट्रेन की पटरी पे तो कोई और चीज चलती ही नहीं। तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यानी जिस समय ट्रेन को बोला गया है कि इतने बजे से यहाँ चलेगी, उतने बजे वहां पहुंचेगी, उतने समय में वहां पहुंच जाएगी, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले एरिया में कोई स्कूटर, साइकिल या बस चल रही है, उसे ट्रैफिक के हिसाब से आगे जाने में समय लगेगा, तो वो हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ रीस्टोर द चैप्टर एंड की टर्म्स, रीड योरसेल्फ। नाउ असेसमेंट टाइम, एमसीक्यूज। Aeroplane are used for long distance. Spacecraft used for going space. Scale is marked with centimeter. The commonly used unit for measuring large distance is kilometer. The SI unit of length is meter. The motion of car on a road is rectilinear motion. The motion of a bird in the sky is linear motion. Motion of a pendulum is periodic motion. Now question B, filling in the blanks. 4 kilometer is equal to 4000 meter. 5 meter is 500 centimeter. 80 millimeter, 5 centimeter is 50 millimeter. 5 decameter is 80 meter. The early people used dash to help them walking to help to move one place to another. The invention of dash proved to be revolution in means of transport. वॉकिंग ऑन एनिमल्स, या कुछ भी लिख सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू भी जाते थे। ठीक है, अब यहाँ आता है व्हील। द इन्वेंशन ऑफ व्हील, द आर्म्स लेंथ वॉज कॉल्ड अ क्यूबिट। क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। Aeroplane and ships are used to short distance. Aeroplane ships are used for short distance and spacecraft are used for going space. True. Hot air balloons and gliders with the initial attempt to fly. True. The standard unit of measure that has definite in always used under condition. True. There are four basic units of physical quantities. False. Circular motion of the body in a circular path around fixed point called axis. True. The movement of the minute hand of clock is very fast motion. False. The motion in which all particles of body move through equal distance in given time is called translatory motion. True. Irregular motion of a body in which the direction of motion is not fixed is called random motion. It is also true. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise. Do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.